Hello students, welcome back to my channel Logic Gainers. My name is Nida. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, उसके अलावा फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, साइज में, शेप में क्या चेंजेस होते हैं, एंड अगर हम फोर्स एक साइड से अप्लाई करें मीन सेम डायरेक्शन में अप्लाई करें तो क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें तो क्या होता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जो हमारा फोर्स होता है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं, एक तो होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। देखो हमने लास्ट वाला जो सेशन था उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का और जो पर्सन या जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है उन दोनों का कांटेक्ट में होना जरूरी है ना। तो उसी चीज पर ही हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस जो होते हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया मस्कुलर फोर्स एंड द सेकंड वन इज फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट फोर्स की विच इज मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर जो फोर्स होता है हमारा वो उस नाम से ही पता चल रहा है, उसमें इतना ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। मस्कुलर फोर्स सॉरी क्या होता है, जो भी हमारे जो मसल्स के थ्रू जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा हो गया मस्कुलर फोर्स। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी मसल्स की कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, आप भी ये चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए और मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि मस्कुलर फोर्सेस हमारी कहाँ कहाँ लग रही है, अगर हम बॉडी की अपनी थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम अपने हैंड को अगर आगे करते हैं, पीछे करते हैं, जो हम वॉक करते हैं, अभी जो मैं बात कर रही हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है जो मसल्स है हमारी वो फोर्स लगा रही है। अब आप बोलोगे ये तो कैसे पॉसिबल है। अब देखो सिंपल सी एक बात है, हम एक ऑर्गन लेकर के चलते हैं, हमारे जो स्टमक होता है ना, स्टमक में कहा क्या जा रहा है, हमारा फूड जा रहा है ना। तो फूड किसके थ्रू जा रहा है, हमारा फूड पाइप के थ्रू जा रहा है। पहले माउथ में गया, माउथ के बाद में क्या हुआ, अब हम माउथ की सबसे पहले बात कर लें तो माउथ में जो हमारा फूड जो है वो जो च्यू कर रहा है, च्यू किसकी वजह से कर रहा है, जो हमारे जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये पुश पुल वाली कंडीशन। तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो मसल्स है वो फोर्स लगा रही है। अब नीचे जो हमारा फूड पाइप में गया फूड, तो क्या हो रहा है, फूड पाइप जो है ना वो क्या करता है, वहीं पर ही उस फूड को नहीं रखता, वो क्या करता है, उसको इस तरीके से प्रेशर देता है, उस पर फोर्स लगाता है, उसको एकदम से टाइट से प्रेशर देता है ताकि वो जो फूड है वो नीचे जाए हमारे स्टमक में, ठीक है। और उसके बाद में फिर वापस से ओपन हो जाता है, स्ट्रेच होता है, ये सारी चीजें उसमें होती रहती है। तो क्या हो गया, वो है तो मसल्स ही, वो फूड पाइप किससे बना है, हमारा मसल्स से बना है। इसी तरीके से जो हमारा अंदर डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो भी क्यों हो रहा है, वो डाइजेशन में भी हमारा पुश पुल ये सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, वो हमें पता नहीं चलती बट सारी की सारी मसल्स अपना काम करती रहती है। वो मसल्स किस वजह से काम कर रही है, पुश एंड पुल। एंड आपको एक चीज और बताऊंगी मैं कि जो हमारी मसल्स होती है ना वो पेयर्स में काम करती हैं। पेयर्स में कैसे, जैसे कि 2 पेयर्स होंगे, तो अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं ना तो एक पेयर क्या होगा, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और दूसरा पेयर क्या होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से रिलीज हो जाएगा, पूरी तरीके से वर्क करेगा, और दूसरा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। फिर जब वो जो दूसरा वाला जो सिकुड़ गया है ना मसल, वो ओपन हो जाएगा एकदम से, और जो पूरा वर्क कर रहा था वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने पेयर बना करके काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी मसल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मसल्स के अंदर पुल एंड पुश हो रहा है, मीन्स यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। और हम भी मान लो किसी पर भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया उस पर फोर्स लगाया, तो मैं भी तो अपने मसल्स का यूज कर रही हूँ ना। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे अच्छे एग्जाम्पल एक और भी है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, है ना, तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, पहले सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये भी एक फोर्स लग रहा है। जब वो सिकुड़ रहे हैं तो एकदम उनको पुश किया जाता है, सॉरी पुल किया जाता है, फिर एकदम पुश किया जाता है बाहर की तरफ। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं,
हमें पता नहीं चल रही है, बट ये सब कुछ पुश एंड पुल हमारे बॉडी के अंदर भी वर्क कर रहा है, मतलब फोर्स हमारी मसल्स पे भी वर्क करता है। तो वही सारा जो मसल्स के थ्रू जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, वही फोर्स हमारा क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, विच इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अच्छा ठीक है, आप लोगों ने एक बॉल है, ठीक है, आपने एक बॉल सरफेस पर फेंकी। सरफेस पर क्या होगा, बॉल थोड़ी दूर जा करके रुक जाएगी, है ना। ये हो गया सरफेस आपका, ये हो गई आपकी बॉल। ये बॉल मैंने यहां से फेंकी, अब ये क्या करेगी, थोड़ी दूर जा करके, थोड़ी देर तो क्या होगा, इसकी स्पीड उतनी रहेगी, फिर स्पीड धीरे 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 क्या होगी, स्लो डाउन होगी। स्लो डाउन होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर आकर के ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो ये स्टॉप किसने की, मैंने तो की नहीं, आपने की नहीं, जिसने भी की, मतलब जिसने भी थ्रो की, जिसने भी आगे करके बॉल को आगे किया, उसने तो की नहीं ना, तो किसी ने रोका उसको, वो खुद रुक जाती है। किस वजह से रुकती है, उसका रीजन होता है एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स वर्क करता है। अगर एक ये फोर्स लग रहा है हमारा F1 इस साइड में, तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए एक ऑपोजिट जो डायरेक्शन होती है, उस साइड से सरफेस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब इधर साइड से अगर फोर्स लग रहा है F1, तो इसको, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड, मतलब ऑपोजिट साइड रोकने के लिए क्या करेगा, एक दूसरा फोर्स लगेगा। तो ये ही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, यही हो गया हमारा फ्रिक्शन हो गया। तो हम इन शॉर्ट ये चीज कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, एक तो लगता है सरफेस पर, ठीक है, और जहां पर दो ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, मान लो एक ही ऑब्जेक्ट ये इस साइड जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो सरफेस है जहां पर ये सरफेस से ऑब्जेक्ट टच कर रहा है, उसी सरफेस पर क्या करेगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा, ताकि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने की कोशिश कर सके, है ना। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब हमारी बॉल आगे की तरफ मूव करती है ना, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ी देर तो जब इसकी मूवमेंट ज्यादा है, इसकी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्या है कि आगे की तरफ जा रही है, बट धीरे धीरे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जहां पर फ्रिक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू, इसकी जो स्पीड है उसकी वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, तो वहीं पर ही क्या होता है, हमारी जो बॉल है रुक जाएगी। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मतलब कि एक ऑपोजिट फोर्स जो लग रहा है हमारे नॉर्मल फोर्स को, उसको ही हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये भी एक तरीके का फोर्स ही है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी तक हमने जो भी फोर्सेस पढ़े, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की कि जो भी हमारे फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं, उन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहना जरूरी है। मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, इससे कांटेक्ट में रहना जरूरी है। बिना कांटेक्ट के हम इस पर फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। बट यहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शंस है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है, वो कांटेक्टलेस फोर्सेस होते हैं, उनको आपस में बिना कांटेक्ट के भी फोर्सेस वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये तो सबने देखा होगा मैग्नेट क्या होता है ना। तो मैग्नेट क्या करता है, वो आयरन हो गया, है ना, आयरन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए अगर मैग्नेट यहां पर रखा है, अगर मैं बात करूं, मेरा मैग्नेट ये रखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर ये मेरा
ऑब्जेक्ट है तो इसको और इसको क्या आपस में टच होने की जरूरत है तभी इस पे फोर्स लगाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो ये तो हो गया हमारा आयरन कॉइल हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो इसको फोर्स लगाने के लिए इस आयरन कॉइल पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, दूर से भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं ताकि ये अट्रैक्ट करता है आयरन को, ठीक है। तो ये किस टाइप का हमारा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं। अब फोर्स इसमें कोई सा भी लगे, पुल लगे या पुश लगे, आपने एक चीज पढ़ी होगी ना इसमें कि ये अगर हमारे दो मैग्नेट हैं, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, तो अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है तो जो सेम अगर पोल होंगे, मतलब सेम अगर इनकी डायरेक्शंस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे को पुल कर रहे हैं, उसको सॉरी पुश कर रहे हैं, उसको दूर भगा रहे हैं, है ना। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, फोर्स हो गया। और अगर मान लो इसी बीच अगर ये क्या होता है, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं, तो ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो पुल कर रहे हैं तो वो भी पुल भी एक फोर्स हो गया एंड पुश भी एक फोर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वो भले ही रिपेल करें या तो फिर अट्रैक्ट करें, दोनों ही केसेस में ये एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो यही फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स हमारे ना रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, आपके घरों से, हमारे घरों से, सबके घर से क्या होता है, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, वो निकलता है, डेली निकलता है। अब आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है और कितना ज्यादा जो कचरा है वो बाहर निकलता होगा, है ना। तो जब उसको डिकम्पोज किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको सॉर्टिंग की जाती है कि मतलब ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अलग कर लो, है ना, और आयरन को अलग कर लो, या फिर जो दूसरी ऐसी चीजें हैं बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग कर लो, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है जिसको डिकम्पोज किया जाता है वो अलग कर लो। इस तरीके से हम सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो आयरन जो होता है हमारा, ऐसा तो है ही नहीं कि अब वो लोग क्या करेंगे, अलग से आयरन जो है कचरे में पड़ा हुआ उसको अलग से सॉर्टिंग करेंगे। तो क्या होता है ना, एक मशीन होती है, ठीक है। तो जैसे कि वो एक क्रेन आपने देखी होगी ना, वैसे उस टाइप की एक मशीन होती है, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो मैग्नेट का उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, मैग्नेट ऊपर जाकर के जब उस कचरे पर आता है ना, तो जितना भी आयरन होता है ना, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट होकर के उस पर चिपक जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो सॉर्टिंग कर लेते हैं, जो भी हमारा आयरन होता है उसको अलग कर लेते हैं कचरे में से। तो वो क्या है, एक कितना अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा भी मैग्नेट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपने डायरेक्शंस के लिए देखा होगा कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी मैग्नेट का यूज करते हैं। तो मैग्नेट जो होता है, इसकी जो फोर्स होती है उसकी वजह से इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारी रियल लाइफ। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो हम सब लोग किससे बने, हम सब लोग जितने भी हैं, भले कोई भी चीज हो गई या फिर कोई भी कुछ भी ले लो, हमारे पूरे यूनिवर्स में कुछ भी ले लो, सभी चीजें किससे बनी है, एटम से बनी हुई होती हैं। बहुत सारे एटम्स हमारे अंदर होते हैं। ये डस्टर जो होता है ये भी एटम से बना है, ये मार्कर भी एटम से बना है, मैं भी एटम से बनी हूँ, आप भी एटम से बने हो, ये बोर्ड भी एटम से बना है। सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से बना है। अब ये जो हमारा एक एटम होता है ना, इसमें क्या होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और एक तो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो हमारा होता है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए जीरो हो गए, है ना। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, मिलके क्या हो गया, जीरो, कट कर दिया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे एकदम न्यूट्रल हो गया, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर
चार्ज होता है जो कैसा होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, मान लो कोई भी एक ऐसी चीज है जहां पर ये क्या हो रहा है कि इसमें हमने कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट होंगे कि अगर हम इसको, ये जो हमारा एटम है ना, इस एटम को हम किसी भी चीज से अगर जोर जोर से रब करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे मान लो ये कोई दूसरी चीज है, इसका एटम अपना अलग चल रहा है और इसको क्या किया हमने, रब किया, इसको और इसको रब किया, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, है ना, तो फिर इसमें क्या हो गया, डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। अब क्या हो गया, ये जो हमारा एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो गई। हम कह सकते हैं ना कि एक तो बराबर वाला जो हमारा पड़ोसी था ना, उससे हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हमारा अपने अंदर वैसे ही है। अब प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया, प्रोटॉन हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ एक। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, या तो फिर हमारे पास क्या हो कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में भी जा सकता है। अभी भी तो ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ही तो आया है, तो उसके पास, बेचारे के पास क्या बचा होगा, एक प्रोटॉन ही बचा हुआ होगा। तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या हुआ, जब ये वाला एटम के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा नेगेटिव हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अब ये किसी भी अगर एटम के पास में जाएगा जिसके पास में प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा कि अरे भाई, क्योंकि क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने ना एक हरकत सब लोगों ने बहुत की हो, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी की थी आपने, जब मैं आपकी एज में थी। वो क्या करते हैं कि छोटे 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 से हमने क्या किए, पीसेस बनाए, जो हमारा कागज होता है, पेपर होता है, और फिर उसके बाद में क्या किया, पहले तो जब हम उस पर कॉम्ब लगाते तो वो उस पर नहीं चिपकता, बट हम क्या करते हैं, अपने जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स पे अच्छे से उसको क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग करने के बाद में जब हम उन पीसेस पर लगाते हैं वो कॉम्ब, तो क्या होता है, वो चिपक जाता है। वो क्यों होता है कि पहले तो जो हमारा कॉम्ब है ना, वो कॉम्ब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, उसमें कुछ नहीं। लेकिन जब हम अपने बालों में रब करते हैं, अब बाल भी तो हमारे हेयर्स किससे बने, वो भी एटम से बने, तो उससे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल करके क्या हो जाते हैं, हमारे कॉम्ब में आ जाते हैं। तो हमारे कॉम्ब में पहले से जो इलेक्ट्रॉन है और एक जो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे कॉम्ब में आ गया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से अच्छे से नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्या हो गया, जो जैसे हम उसको पेपर के पास ले जाएंगे ना, तो पेपर में जो पॉजिटिव जो चार्ज है ना, वो क्या करेगा, वो ज्यादा नेगेटिव है ना जो चार्ज कॉम्ब के अंदर, उससे अट्रैक्ट होगा, है ना। तो वो ये, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो इसी वजह से जो हमारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर के कॉम्ब के पास चले जाते हैं, यही रीजन है। तो इसका सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कोई और फोर्स नहीं होता, वो बस फोर्स होता है बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड जो प्रोटॉन होते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ये खींचते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज क्या हो गई, हमारी फोर्स हो गई। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। एक आपने देखा होगा, बलून्स होते हैं, बलून्स को हम अपना ऐसे थोड़ा सा सर पे रब करेंगे और ऐसे चिपका देंगे, वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाता है भाई, क्योंकि बलून्स के अंदर भी क्या एटम्स हैं, अब वो उनके अंदर, एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ना। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी एक है, अब हमने इससे अपने सर से रगड़ा, तो सर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बालों के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी बलून के अंदर चले गए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए बलून के एटम में। तो वो क्या करेगा, जब वो वॉल पे हम चिपकाएंगे ना, तो वॉल के एटम के जो 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 प्रोटॉन है, सॉरी, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आएंगे, तो फटाफट वो अट्रैक्ट हो जाता है और वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। ये होता है पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं और डिस्कस कर लेती हूँ। अब आप ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बनना चाहिए कि मैम ऐसा क्यों होता है कि जब दो चीजों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, प्रोटॉन इधर हो जाएंगे। उसका रीजन सिंपल सा ये है
कि जब हमारे जो एटम होता है ना, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा और जो हमारा प्रोटॉन होगा, ये इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे कि भाई इधर मत जाओ, यहाँ मत करो, ये मत करो। तो ये क्या करता है, पूरे जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो क्या करता है, इसको बांध के रखता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। बट अगर ये बहुत एक तरीके से एकदम आवारा किस्म का इंसान होता है, इंसान तो नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज चीज होती है, तो ये क्या करता है, भागने की कोशिश करता है। अब जैसे ही किसी दूसरे एटम के पास में पहुंचता है ना, जब उसके कांटेक्ट में आता है, जब ये रब होता है, तो क्या करता है, भाग जाता है। नॉर्मली यही होता है। तो हमारे एटम के अंदर से प्रोटॉन ही बचता है। अब ये भाग करके किसी और के पास चला गया, उसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये पहुंच गया, तो नेगेटिवली चार्ज तो वो हो ही जाएगा। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो चीजों को रब करते हैं तो एक के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है और एक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर, ये हो गया क्लियर, ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा सबसे लास्ट वाला जो फोर्स आता है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारा, ये मेरे पास है डस्ट, ठीक है। अब मैं इसको जमीन पर फेंकती हूँ, तो क्या जब तक मैं ये जमीन पे फेंकूंगी, मेरे हाथ से ये छूटा और जमीन पे गिरने से पहले तक क्या ये कांटेक्ट में आया किसी के, नहीं आया, है ना। यहाँ से तो मैंने फेंक दिया, एंड जो नीचे सरफेस है वो तो बाद में गिरेगा, लेकिन क्या गिरेगा तो नीचे, ऐसा थोड़ी है कि सरफेस ऊपर से ही पकड़ के, अच्छा जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा नीचे सरफेस उठ के आ गई, वो ले ला लो मैं पकड़ लेती हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो जब तक नीचे नहीं जाएगा, उसको टच नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तब लेकिन जा तो ये नीचे ही रहा है ना। क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ठीक है ना, वो हर चीज पे लग रही है। इसको तो मुझे आई थिंक बताने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूटन ने जो इसको क्या किया था, इजाद किया था, है ना। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया यहाँ पर कि जो भी चीजें ऊपर से नीचे जा रही हैं, उसके लिए ऐसा नहीं होता कि नीचे वाली चीज को ऊपर जाकर के उसको नीचे लाना पड़ता है। वो क्या होगा, वो ऊपर से गिरी और सीधे नीचे जाएगी, है ना। तो ये एक तरीके का जो फोर्स होता है, जो कि हमारे अर्थ का जो सेंटर है वो लगाता है। इसी की वजह से ही हम सब लोग अर्थ पर है, अदरवाइज क्या हो रहा होता, उड़ रहे होते। अभी मैं भी उड़ रही होती हूँ और आप भी उड़ रहे होते, हो सकता है उड़ उड़ के पड़ रहे होते, है ना। तो इसीलिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होना भी जरूरी होता है ना। तो ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर क्या होता है, क्यों अप्लाई करते हैं प्रेशर्स को, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके जो पुराने टॉपिक है वो आपको जो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले सकते हैं। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।